हेलो तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है दृष्टि साइंस में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ लेक्चर नंबर 5 यानी पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्लास 12 का यानी बिहार बोर्ड के स्पेशलिस्ट क्लास लेके आए हैं। ठीक है ना। बहुत बच्चा का डीएम और कमेंट आया कि सर आप क्लास जल्दी जल्दी लाइए। थोड़ा बिजी होने के कारण मैं थोड़ा लेट क्लास ले पाया। ठीक है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को परपरागन क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। आइए जानते हैं परपरागन क्या है, क्रॉस पोलिनेशन क्या है। ठीक है, आप सिंपल 15 ये 20 मिनट मेरे साथ बने रहिए, आपको परपरागन के बारे में समझ में आ जाएगा और शायद इसी वीडियो में हम लोग चैप्टर खत्म कर दें। ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं परपरागन क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है क्या। देखिए सर, जब एक पुष्प का परागन, ये एक पुष्प है, इसका परागन यानी परागकोश से, ठीक है, उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित, उसी जाति का ये दूसरा पौधा है। ठीक है, देखिएगा ये एक पुष्प है, उसी जाति का ये दूसरा पौधा है। ठीक है ना। स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यानी स्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, परपरागन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल था, आप समझिएगा। एक पादप ये, दूसरा पादप ये, इस पादप का परागन दूसरे पादप के वर्तिकाग्र में गया, इस क्रिया को क्या बोले, परपरागन बोले, क्रॉस पॉलिनेशन बोले। अब परपरागन कैसे होगा सर? एक तो जैविक कारक होगा और एक अजैविक कारक होगा। जैविक कारक मतलब बायोटिक फैक्टर, क्या बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर। जैविक कारक में कौन करेंगे, जीव करेंगे, जिसमें जान होगा, जो सजीव होगा, यानी जंतु द्वारा। जंतु में कीट आ जाएंगे, चमगादड़ आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे। और अजैविक कारक में दो चीज, एक तो वायु और एक जल। अगर वायु के द्वारा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एनीमोफिलस। क्या? एनीमोफिलस, फिली, एनीमोफिली। ठीक है। अगर जल के द्वारा होगा तो हाइड्रोफिली। ठीक है, वायु के द्वारा होगा तो एनीमोफिली, जल के द्वारा होगा तो हाइड्रोफिली। ठीक है। अगर जंतु के द्वारा होगा सर तो जूफिली। क्या? जूफिली। ठीक है, अभी पहले हम लोग वायु के द्वारा देखेंगे परागन। वायु के द्वारा जो परागन होगा, पुष्प कैसा होना चाहिए, पुष्प को कैसा कैसा क्राइटेरिया आनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए वायु परागन यानी एनीमोफिलस। ठीक है, वायु परागन, वायु द्वारा परागित पुष्प में आकार में क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। पुष्प क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, रंगहीन होनी चाहिए। ठीक है, गंधहीन होनी चाहिए, मकरंदहीन होनी चाहिए, यानी पुष्प को रंग नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पुष्प, मैं एक पुष्प हूं, दूसरा पुष्प वहां है, ठीक है, वो क्या लेके आ रहा है, परागन, परागन आ रहा है किसके द्वारा, वायु के द्वारा। क्या मैं वायु को आकर्षित करने के लिए रंग उत्पन्न करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि रंग उत्कलन करने में भी ऊर्जा लगता है। वायु को आकर्षित करने के लिए रंग उत्पन्न करने की कोई जरूरत नहीं। और गंधहीन भी नहीं होनी चाहिए, यानी गंधहीन होनी चाहिए, यानी गंध भी उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। मकरंदहीन होनी चाहिए, यानी मकरंद भी उत्पन्न नहीं करना चाहिए। मतलब मकरंद एक ऐसा खाद्य योग्य पदार्थ है, खाने योग्य पदार्थ है, जो कीटों को मिलता है और कीट आकर्षित होके उसको परागन, वो जो पादप में मकरंद मिलता है उसी पादप में कीट जाते हैं। ठीक है ना। वायु तो नहीं जाएगा, क्योंकि वायु क्या है, निर्जीव है। क्या है, निर्जीव है, अजैविक है। परागन छोटे, हल्के, शुष्क होते हैं। परागन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अब वायु द्वारा लेके जा रहा है, बड़ा परागन को लेके जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। वही हल्का भी होना चाहिए। अगर परागन भारी होगा तो वायु के द्वारा कभी नहीं जा पाएगा। और सूखा होना चाहिए, यानी शुष्क होना चाहिए, ड्राई होने चाहिए। ठीक है, और आगे देखिए, तथा अत्यधिक मात्रा में निकालते हैं। अब वायु के द्वारा परागन होता है तो इसमें क्या होता है, अनिश्चितता ज्यादा रहेगा। इसमें हम लोग को शंका रहेगा कि परागन जाके पहुंचेगा कि नहीं। आप 1 किलो परागन भेजे, वहां से आधा किलो परागन जा रहा है, यानी अत्यधिक मात्रा में निकालते हैं, क्योंकि वायु परागित अनेक परागन व्यर्थ होते हैं। यानी परागन अगर हवा के द्वारा परागन जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, व्यर्थ होगा, वेस्ट होगा। ठीक है ना। वर्तिका लंबी तथा वर्तिकाग्र चिपचिपी होनी चाहिए। देखिए सर, वर्तिका क्या होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। ये है वर्तिका हम लोग का, ये वर्तिकाग्र है। ये जो वर्तिका है ना, वर्तिका ये होनी चाहिए लंबी, वर्तिका स्टाइल। और ये वर्तिकाग्र जो है, वर्तिकाग्र ये होनी चाहिए क्या, चिपचिपी, ये होनी चाहिए लंबी।
ठीक है, लेकिन पुष्प क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग फिर जल द्वारा परागन। क्या, जल परागन जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिलस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलस। अब देखिए जल द्वारा परागन पुष्प में आकार में छोटे, रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होने चाहिए। वैसे ही होना चाहिए। जल को क्या आकर्षित करने के लिए हम रंग उत्पन्न करेंगे, नहीं करेंगे। गंध उत्पन्न करेंगे, नहीं करेंगे। मकरंद उत्पन्न करेंगे, नहीं, मकरंद नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएगा पादप, ठीक है ना। परागन हल्के मोम परत युक्त होते हैं, यानी परागकण के ऊपर, यानी जो परागन होगा जल के अंदर जब गिरेगा तो जल सड़े ना, सड़ने के लिए, यानी अगर परागन नहीं सड़ना चाहता है तो उसके ऊपर क्या, मोम की परत चढ़ी होनी चाहिए, और वर्तिकाग्र के ऊपर भी मोम की परत चढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर परागन पानी में गिरे तो सड़े नहीं, ज्यादा देर तक वो क्या हो, परागन करने के लिए क्षमता हो उसमें, ठीक है। इसलिए परागन के ऊपर क्या होनी चाहिए, मोम की परत होनी चाहिए, ठीक है। जब भी जल का बाध आएगा तो परागन के ऊपर क्या होनी चाहिए, मोम की परत चढ़ी होनी चाहिए। वही आते हैं जल द्वारा परागन के प्रकार, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इपीहाइड्रोफिली जिसको बोलते हैं अधिजल परागन। क्या बोलते हैं, अधिजल परागन। एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली जिसको बोलते हैं अधोजल परागन, ठीक है। एक अधिजल परागन, एक अधोजल परागन। अब इसमें क्या है सर, जब परागन जल के सतह में होता है, परागन कहां होता है, परागन जल के सतह में, जल के सतह में होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपीहाइड्रोफिली बोलते हैं, अधिजल परागन बोलते हैं। जब परागन जल के अंदर होता है, कहां होता है, जल के अंदर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं। अब एपीहाइड्रोफिली सर, वेलेस्नेरिया एग्जांपल क्या है एपीहाइड्रोफिली का, वेलेस्नेरिया का पादप जो है वो जल के सतह में परागन करते हैं, ठीक है। वही जल के अंदर सेट्रोफिलम और जोस्टेरा, ये दो पादप है जो जल के अंदर परागन करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है हम लोग के पास एपीहाइड्रोफिली यानी वेलेस्नेरिया का पादप है, और ये क्या है, जोस्टेरा का है। जोस्टेरा क्या करते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली यानी अधोजल परागन, जल के अंदर परागन करते हैं, ठीक है ना। आइए आते हैं नेक्स्ट में कीट परागन यानी एंटीमोफिलस, ठीक है। कीट परागन यानी इंसेक्ट्स द्वारा परागन पुष्प में बड़े, रंगीन, सुगंधित होते हैं, यानी कीट को आकर्षित करने के लिए पुष्प को रंग छोड़ना जरूरी है, सुगंधित भी छोड़ना जरूरी है। उनमें कीटों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मकरंद विद्यमान रहता है, यानी कीट को अगर आकर्षित करना है तो उसके खाने योग्य पदार्थ मकरंद होना जरूरी है, ठीक है ना। मधुमक्खियों, तितलियों इत्यादि फलों में मकरंद यानी नेक्टर प्राप्त करने के लिए उनसे आकर्षित यानी अट्रैक्ट होकर आते हैं, यानी अगर कीट आएगा तो उसको खाने योग्य पदार्थ चाहिए जो क्या है, मकरंद है, नेक्टर है, ठीक है। उदाहरण के लिए साल्विया, बरगद और पीपल। ये साल्विया बिहार बोर्ड में यानी BSEB में बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाएगा कीट द्वारा परागन कौन से पादप में होते हैं, तो कौन सा, साल्विया, बरगद, बर्ग और पीपल, ये ऐसे पादपों में होते हैं, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट में देखिए यहां नोट देखिए, एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, यक्का और प्रोनुबा सलभ जिसको बोलते हैं मौत, ठीक है, के बीच सहजीवी संबंध होता है। अब सहजीवी संबंध क्या है सर, समझिएगा, ऐसा संबंध जो एक दूसरे का मदद करे। ये है मेरे पास एक कीट, ये कीट है, ये एक पादप है, ये कीट आ रहा है, अपने अंडा किसको दे रहा है, ये पादप को दे रहा है, और इसके पादप का परागन ये कीट लेके जा रहा है, यानी ये पादप क्या करेगा, ये कीट का अंडा को सुरक्षित रखेगा और इसका परागन ये कीट लेके जा रहा है, यानी पादप को भी फायदा और कीट को भी फायदा, वही ये कर रहा है। यानी यक्का का पादप है ये क्या है, यक्का का पादप है, ये है यक्का का पादप, ठीक है। और ये यक्का का पादप में एक कीट आता है जिसका नाम है प्रोनुबा सलभ, के बीच से प्रोनुबा सलभ आता है, यहां आके अंडा रखता है, इसका उसका अंडा रखता है, और इससे जो परागन है वो प्रोनुबा सलभ लेके जाता है, ठीक है। यानी पौधा को भी फायदा और कीट को भी फायदा, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का लाइन है, आराम से देख लीजिएगा। देखिए पक्षी परागन यानी ऑर्निथोफिलस, एक पक्षी है जिसको हम लोग बोलते हैं हिमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी, हिमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी। ये पृथ्वी की सबसे छोटी पक्षी है, पृथ्वी की सबसे छोटी पक्षी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, गुंजन पक्षी बोलते हैं, हिमिंग बर्ड है, ठीक है। ये जो परागन कराते हैं
बिग्नोया और पलाश के पादप में ये परागन कराते हैं। कौन कौन सा? बिग्नोया और पलाश। ठीक है, आइए फिर देखते हैं हम लोग घोंगे द्वारा परागन, मेलेकोफिलस। ठीक है, अब एक पादप है सर जिसको हम लोग बोलते हैं स्नेक प्लांट। क्या बोलते हैं? स्नेक प्लांट, ओरिसीमा। क्या बोलते हैं? ओरिसीमा। ये जो पादप कौन कराते हैं? घोंगे कराते हैं ये पादप में क्या? परागन। ठीक, स्नेक प्लांट में परागन कौन कराते हैं? स्नेक प्लांट में परागन कौन कराते हैं? घोंगे कराते हैं। कौन कराते हैं? घोंगे कराते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चमगादड़ द्वारा परागन, चेरेप्टोफिलस। ठीक है, ये चमगादड़ द्वारा परागन किसमें कराते हैं? कौन कौन से पौधे में कराते हैं? कदम, कचनार, केला, अमरूद, ऐसे पौधे में कौन कराते हैं? चमगादड़ द्वारा परागन कराते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है कि चमगादड़ द्वारा परागन कौन कौन से पौधे में होता है, तो आपको आंसर में लिख देना है कदम, कचनार, केला, अमरूद, ऐसे पादपों में क्या? चमगादड़ द्वारा परागन होते हैं। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं परागन के लिए पौधे में अनुकूल, यानी पर परागन के लिए पौधे में क्या क्या अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट में पुष्प एक लिंगी होनी चाहिए, यूनिसेक्सुअल होनी चाहिए, यानी पुष्प एक ही लिंगी होनी चाहिए। अब देखिए ये हम लोग के पास पुष्प है, ये क्या है? पुष्प है सर। ठीक है, इसमें अगर मैं पुंकेसर, इसमें द्विलिंगी, अभी पुंकेसर लगा दूं तो द्विलिंगी पादप हो जाएगा। अगर पुंकेसर रहे तो यहां से परागकण निकलेगा, यहां तक आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? स्वपरागन हो जाएगा। यानी पादप क्या होनी चाहिए? पुंकेसर नहीं होनी चाहिए, स्त्रीकेसर होनी चाहिए, एक लिंगी होनी चाहिए, पुंकेसर हो या स्त्रीकेसर हो। यानी ये पादप अभी एक लिंगी है, ये पादप में सिर्फ दूसरे पुष्प का ही परागन आ सकता है। ठीक है, अब देखिए पुष्प में समकाल, विषमकाल परिपक्वता, ठीक है, पाई जानी चाहिए। यानी मान लीजिए यहां द्विलिंगी पादप है, द्विलिंगी पादप है, यहां स्त्री केसर के वर्तिकाग्र को क्या है? मैच्योरिटी है, स्त्री केसर वाला भाग को मैच्योरिटी है, यानी परिपक्व है, और पुंकेसर वाला भाग परिपक्व नहीं है। तो क्या स्त्री केसर वाला भाग तो पर परागन करेगा ना, यानी एक को क्या है? मैच्योरिटी है, एक को मैच्योरिटी नहीं है, यानी ये क्या है? विषम है ना, विषम विषम परिपक्वता, यानी सेम टाइम में दोनों परिपक्व नहीं हुए। ठीक है ना, स्त्री केसर पुंकेसर की अपेक्षा अधिक लंबी होनी चाहिए, यानी ये स्त्री केसर जो है, ये स्त्री केसर लंबी होनी चाहिए, लेकिन पुंकेसर छोटी होनी चाहिए, पुंकेसर छोटी होनी चाहिए। इसमें भी परागन होगा जो, तो पर परागन होगा, क्योंकि यहां से परागन नहीं जाएगा, स्वपरागन होगा ही नहीं। ठीक है, पुष्प उन्मिल्य होनी चाहिए, पुष्प जो होता है आवृत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ढका हुआ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आते हैं फिर आगे। आगे क्या है? पर परागन का लाभ, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। अब हमको क्या लाभ होता है पर परागन से? देखिए पहला है पॉइंट, बीज बड़े आकार के होते हैं, तथा भारी होते हैं। ठीक है, बीज जो होते हैं बड़े आकार के, यानी बीज में चेंजिंग आते हैं। अगर पहले ये पादप क्या दे रहा था? खराब बीज दे रहा था, ठीक है, हल्का बीज दे रहा था, लेकिन दूसरा पादप आके परागन कराया और बीज में चेंजिंग आने लगा, यानी चेंजिंग आने लगा, बीज आकार में बड़े तथा भारी हो गए। ठीक है, पादप में संकर ओज का गुण अधिक होता है, यानी चेंजिंग आते रहता है, ये गुण का चेंजिंग। अगर मान लीजिए कि ये पादप खराब है, ये पादप अच्छा है, इसका परागन इसमें आया, इसमें क्या कर दिया? चेंजिंग कर दिया। ठीक है ना, अब देखिए पादपों में विभिन्नता पाई जाती है, वेरिएशंस आते रहता है, वेरिएशंस आते रहता है। ठीक है ना, अब देखिए परागन, पर परागन की हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्या हम लोग को हानि है पर परागन से? यानी अधिक मात्रा में परागनों की आवश्यकता होती है। अब भाई पर परागन हो रहा है, मान लीजिए ये परागन दिल्ली में है, ये परागन पंजाब में, ठीक है, ये पुष्प दिल्ली में है, सॉरी ये पुष्प दिल्ली में है, ये पुष्प है कहां? पंजाब में। इन्होंने अपना परागन छोड़ा, लगभग कितना छोड़ा? बहुत सारा परागन छोड़ा। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख परागन छोड़ा, वहां तक जो पंजाब तक गया परागन, वो गया कितना? सिर्फ 50,000 गया। यानी अधिक मात्रा में परागन की आवश्यकता होती है। परागन क्या होगा? नष्ट होगा भाई, परागनों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि पर परागन हो रहा है। ठीक है ना, पादपों में शुद्ध वंशक्रम नहीं रहता है, शुद्ध वंशक्रम नहीं रहता है, चेंजिंग आते रहता है, वेरिएशंस आते रहता है। ठीक है ना, अब देखिए कृत्रिम संकरीकरण। ठीक है, अब ये क्या है सर? ये है सर अपने इच्छा के अनुसार परागन कराना। आपको क्या चाहिए? अपने इच्छा के अनुसार क्या चाहिए? पादप चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे? अपनी इच्छा के अनुसार क्या कराएंगे? परागन कराएंगे। क्या कराएंगे? परागन कराएंगे। देखिए ये पुष्प है, ये पुष्प है,
ठीक है, आपको क्या करना है, अपने इच्छा के अनुसार परागण करना है, अपने इच्छा के अनुसार क्या करना है, परागण करना है। तो आप पहले क्या कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही क्या कीजिएगा, अगर यहां से परागण निकला तो ऑब्वियसली है परागण यही जाएगा, वर्तिक आंकड़े तक जाएगा, वर्तिक आंकड़े तक जाएगा तो क्या होगा, स्वपरागण हो जाएगा। तो हम लोग पहला केस क्या करेंगे, ये पुंकेसरों को ना काट के हटाएंगे, ये पुंकेसर को काट देंगे। अब ये पादप द्विलिंगी था, अगर पुंकेसर काट दिए, पुंकेसर काट दिए तो पादप क्या हो गया भाई, पादप क्या हो गया, एक लिंगी हो गया। पादप क्या हो गया, एक लिंगी, पादप क्या हो गया, एक लिंगी हो गया। क्या हो गया, एक लिंगी हो गया। यानी मैं बोल सकता हूं इस क्रिया को क्या बोलते हैं, यानी पुंकेसरों को यहां से हटा दिए, यहां से क्या हटा दिए, पुंकेसर हटा दिए हम लोग, पुंकेसर को काट दिए। अब पुंकेसर को काट दिए, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं विपुंसन। क्या बोलते हैं, विपुंसन। विपुंसन क्या है, द्विलिंगी पादप से पुंकेसरों को हटाना, यानी द्विलिंगी पादप से, द्विलिंगी पादप से पुंकेसर को हटाना, यानी द्विलिंगी पादप से पुंकेसर को रिमूव कर दो, पहला केस। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या किए, पुंकेसर को रिमूव कर दिए। क्या किए, पुंकेसर को रिमूव कर दिए, देखिए पुंकेसर को हटा दिए। ठीक है सर, अब दूसरा क्या, एक केस हम लोग के ऊपर क्या रह जाएगा, अब रहेगा डर पर परागण ना हो जाए, पादप क्या हो जाए, पर परागण ना हो जाए। तो आप क्या कीजिएगा, इसके ऊपर ना एक थैलीनुमा संरचना चढ़ा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, थैलीनुमा संरचना चढ़ा दीजिए, जिसको बोलते हैं हम लोग बोरा श्रावण, यानी एक बोरा चढ़ा दिए। अब इस क्रिया को क्या बोलते हैं सर, बैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैगिंग। क्या बोलते हैं, बैगिंग। यानी एक लिंगी पादप के ऊपर थैलीनुमा संरचना चढ़ा देना। क्या, एक लिंगी पादप के ऊपर, पादप के ऊपर क्या चढ़ाना, थैलीनुमा संरचना चढ़ा देना। ठीक है, अब तुम क्या करोगे भाई, अब तुमको अपने इच्छा के अनुसार क्या परागण जानना है। अब तुम क्या करोगे, अच्छी नस्ल का परागण लाओगे और यहां से क्या करोगे, यहां से थोड़ा थैलीनुमा संरचना को यानी बोरा को क्या करोगे, काटोगे और यहां से आओगे, यहां अपने इच्छा के अनुसार क्या करोगे, परागण बैठा दोगे, अपने इच्छा के अनुसार परागण बैठा दोगे और फिर बोरा को बंद कर दोगे। यानी यही होता है कृत्रिम संकीकरण। क्या होता है, पहले तो पुंकेसर को हटा देना है द्विलिंगी पादप से, पुंकेसर हटा, उसके बाद उसके ऊपर क्या एक बोरा चढ़ा दो पहले तो। अब तुमको हमको एक बात बताना, विपुंसन क्या बोला मैं, विपुंसन। एक तो हम लोग का क्या है, विपुंसन। क्या है, विपुंसन। ठीक है, एमस्क्यूलेशन, एक है बैगिंग। ये यहां क्या करते हैं, द्विलिंगी पादप से, द्विलिंगी पादप से पुंकेसर को हटाना, ठीक है। और यहां बैगिंग क्या है, एक लिंगी पादप के ऊपर बोरा चढ़ाना। ठीक है, अब आप ही बताइए हमको, एक चीज बताइएगा, एक चीज समझ के बताइएगा। ये है विपुंसन और एक है बैगिंग। देखिए सर, एक है बैगिंग, ठीक है, ये पादप है, ठीक है, फास्ट बना रहा हूं, देख लीजिएगा थोड़ा। ये पादप है, यहां से हम लोग क्या हटाए, रिमूव किए के पुंकेसर को, तो ये कौन सा क्रिया रुका, स्वपरागण रोका ना। इससे हम लोग स्वपरागण को रोकते हैं
और आप कमेंट में बताइएगा कि बैगिंग से हम लोग क्या रोकते हैं, स्वपरागन या परपरागन। ठीक है, आइए उसके बाद दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन क्या है सर? अब इसको पहले हम लोग समझते हैं दोहरा निषेचन को। ठीक है, देखिए सर, आपको आना पड़ेगा पहले वाले कंसेप्ट में, किसमें? भ्रूण भ्रूण कोश में आना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग के पास क्या है? बीजांड का शरीर है, बीजांड का शरीर। ठीक है, बीजांड का शरीर है। ठीक है, अब देखिए बीजांड का शरीर है, इसको हम लोग क्या बोले थे? बीजांड ग्रंथ। ठीक है, इसको क्या बोले थे? अपरा। ठीक है सर, इसको क्या बोले थे? बीजांड ग्रंथ। और यहां से एक भाग था जिसको हम लोग बोलते क्या बोले थे? निभाग। एक भाग था नाभिका। ठीक है, अब देखिए सर, यहां हम लोग को क्या करना है? यहां था हम लोग के पास भ्रूणकोश। क्या था? भ्रूणकोश। नीचे था 3 कोशिका। बीच वाला कोशिका को हम लोग क्या बोलते थे? बीच वाला कोशिका को बोलते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका जो क्या होते हैं? मादा युग्मक होते हैं, मादा युग्मक। ठीक है, और दो क्या था? सहायक कोशिका था। दो क्या था? सहायक कोशिका था, सहायक सेल। ठीक है, और बीच में क्या था भाई? ध्रुवीय केंद्रक था। ठीक है, और ऊपर क्या था? प्रतिव्यासन प्रतिमुखी वाली कोशिका था। ठीक है, अब देखिए यहां क्या देखना है हम लोग को सर? हम लोगों को क्या कराना है? डबल फर्टिलाइजेशन कराना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले यहां से देखिए डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है इसको समझने के लिए। ठीक है, यहां से आया परागण। ठीक है, परागण। अब तुमको पता है परागण में क्या होते हैं? 2 नर युग्मक लेते हैं। कितना? 2 नर युग्मक। अब ये परागण क्या करेगा? इसको हम लोग इमेज को और एक में बनाते हैं। ठीक है, ये पुष्प की संरचना को और एक इसमें बनाते हैं। स्लाइड में देखिए, ये मान लीजिए भ्रूण कोश क्या होते हैं? 7 कोशिकीय 8 केंद्रक वाले कोशिका। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग क्या आया? परागण आया। ठीक है, यहां से प्रवेश करेगा। ये जो बीजांड द्वार होते हैं, बीजांड द्वार यहां होते हुए जाएगा 2 नर कोशिका, पहले जाएगा सहायक कोशिका में। यहां सहायक कोशिका में, कहा? सहायक कोशिका में, यह मान लीजिए। ठीक है, बीजांड द्वार से आया, यहां क्या गया? ठीक है, अब देखिए ठीक है सर, इसको मैं गलत बना दिया, 1 मिनट। आया, आने के बाद यहां सहायक कोशिका में गया। एक नर युग्मक अंड कोशिका में, एक नर युग्मक अंड कोशिका में, और एक नर युग्मक जाएगा ध्रुवीय केंद्रक में। ठीक है, यहां क्या था? ध्रुवीय केंद्रक था, ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, यानी यहां क्या हो जाएगा? 2 केंद्रक था, यहां क्या हो जाएगा? 3 केंद्रक हो जाएगा। यानी इन संरचना को हम लोग बोलेंगे भ्रूण भ्रूणपोष। क्या बोलेंगे? भ्रूणपोष। और यहां जो अंड कोशिका दो एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने के बाद जो बनता है वो क्या? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज।
अब युग्मनज आगे क्या बढ़ेगा, भ्रूण बनेगा। अब यही भ्रूण को पोषण कौन देगा, ये भ्रूणपोष देगा। कौन देगा, भ्रूणपोष देगा। यानी दो बार निषेचन हुआ। एक बार कहा किया, एक बार निषेचन किया मादा युग्मक में, ठीक है, अंड कोशिका यानी मादा युग्मक में, और एक बार निषेचन किया कहा, ध्रुवीय केंद्रक में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन है क्या, इसको समझिए यहां। डबल फर्टिलाइजेशन देखिए, दोहरा निषेचन, भ्रूण कोश दोनों देखिए दोनों जनन कोशिकाएं पहुंचने के बाद एक जनन कोशिका अंड कोशिका से निषेचन करते हैं। यानी यहां जो है, यहां हमारे पास क्या है, भ्रूण कोश है, ठीक है, यहां 3 कोशिका है, ठीक है, यहां ध्रुवीय केंद्रक है, और यहां प्रतिवैसन प्रतिमुख। एक कोशिका कहा जाते हैं अंड कोशिका में। देखिए वही कहा गया है, निषेचन युग्मनज बनता है, यानी अंड कोशिका से निषेचन करके युग्मनज बनता है। यहां एक कोशिका गया, नर युग्मक गया, तो ये क्या बना, युग्मनज बना। क्या बना, युग्मनज, ठीक है। उसके बाद देखिएगा का निर्माण करती है, जबकि दूसरी जनन कोशिका उपस्थित ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक कहां है, यहां है, ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक में एक कोशिका गया, ठीक है, 2 कोशिका था, यहाँ एक केंद्रक गया, 2 केंद्रक था, यहाँ एक केंद्रक गया। द्वितीय केंद्रक में निषेचन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। चूंकि इस प्रक्रिया में 2 बार निषेचन हुआ, एक बार यहां हुआ अंड कोशिका में, एक बार हुआ ध्रुवीय केंद्रक में, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है। इसे दोहरे निषेचन की खोज 1898 में, तब 1898 में एक वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है, नवासीन ने की थी। दोहरे निषेचन केवल आवर्त बीज पादपों में होते हैं। आवर्त बीज पादप कैसा, एंजियोस्पर्म वाले पादपों में होते हैं, ठीक है। दोहरा निषेचन क्या है, दोहरा निषेचन इतना याद रखना, एक अंड कोशिका से निषेचन करेगा और एक ध्रुवीय केंद्रक के साथ, यानी ध्रुवीय केंद्रक के साथ करके क्या बनेगा, त्रिगुणित, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिसंयोजन। क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजन। भ्रूणपोष क्या होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, ठीक है ना। भ्रूणपोष का निर्माण करेगा और एक अंड कोशिका से युग्मनज, युग्मनज चल के आगे क्या बनाएगा, भ्रूण, और वही भ्रूण को पोषण कौन देगा, भ्रूणपोष पोषण देगा। इतना समझ में आया आपको दोहरा निषेचन के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग क्या देंगे, फल देंगे। देखिए सर, जैसे हम लोग पुष्प का अध्ययन, यानी पुष्प का अध्ययन को हम लोग क्या बोले थे, एंथोलॉजी। क्या बोले थे, एंथोलॉजी। क्या बोले थे, एंथोलॉजी बोले थे, ठीक है। वैसे ही हम लोग फल का अध्ययन, फल का अध्ययन क्या, फल का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए सर, भित्ति के आधार पर ना फल 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, फल भित्ति के आधार पर फल 2 प्रकार के होते हैं। फल भित्ति, फल भित्ति। अब फल भित्ति क्या, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो शुष्क फल भित्ति, शुष्क फल भित्ति, फल भित्ति, और एक होते हैं गूदेदार फल भित्ति, गूदेदार फल भित्ति। अब देखिए शुष्क फल भित्ति क्या है, जो फल किसमें हो, भित्ति में विभाजित ना हो। किसमें, रियर में विभाजित ना हो, भित्ति में विभाजित ना हो, भित्ति में विभाजित ना हो। और ये जो है गूदेदार फल भित्ति 3 भित्तियों में विभाजित होते हैं। एक तो बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, फल भित्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं इपीकार्प। क्या बोलते हैं, इपीकार्प बोलते हैं, ठीक है। और एक होते हैं हम लोग का, एक होते हैं मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोकार्प, मीजोकार्प, ठीक है। एक होते हैं अंत फल भित्ति, अंत फल भित्ति, जो होते हैं एंडोकार्प। क्या होते हैं, एंडोकार्प, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। अब देखिए शुष्क फल भित्ति में फल भित्ति विभाजित नहीं रहेगा, फल भित्ति विभाजित नहीं रहेगा। अब बोलिएगा सर कौन सा, जैसे मूंगफली जानते हैं ना, मूंगफली, मूंगफली, गेहूं,
इसमें फल भित्ति नहीं होते हैं सर, इसमें फल भित्ति नहीं होते हैं। वही अगर हम लोग बात करें आम की, आम में 3 लेयर होते हैं। पहले बात जो पकता है वो छिलका जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, मुलायम होते हैं, यानी इपिकार्प क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। वही मध्य फल भित्ति, वो तो और भी मुलायम आते हैं। जब हम लोग आम को काट के खाते हैं तो कितना मजा आता है, यानी वो और भी मुलायम होता है। लेकिन उसका कुशी तो क्या होता है, वो बहुत कठोर होता है। यानी एंडोकार्प क्या होता है, बहुत कठोर होता है। आम का एंडोकार्प क्या होता है, बहुत कठोर होता है, ठीक है। वैसे ही अब देंगे हम लोग फल भित्ति, देख लीजिए सर। उसके बाद फल कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। फल ना उत्पत्ति के आधार पर फल के प्रकार, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2। एक तो सत्य फल और एक आभासी फल। आप बोलोगे सर सत्य फल क्या है, आभासी फल क्या है। सिंपल बात समझना, एक पादप बना रहा हूं, इससे समझ लोगे तो आप, ठीक है। एक पादप है अपन का, जब फल का निर्माण सिर्फ कहां से हो, अंडाशय से हो। अंडा से, कहां से हो, सिर्फ अंडाशय से हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सत्य फल भित्ति। आंसर देखिए, जब फल का निर्माण सिर्फ कहां से, अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सत्य फल, ठीक है। अब जब फल का निर्माण, अंडाशय के साथ पुष्प के अन्य भाग से हो, किससे, अन्य भाग से हो, उसे क्या बोलते हैं, आभासी फल बोलते हैं। आभासी फल, ठीक है। एग्जाम्पल आभासी फल का हो जाएगा सेब। क्या हो जाएगा, सेब। इसको ना हम लोग कुट फल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुट फल। बिहार बोर्ड में जो बोला जाता है ना, आभासी फल, ठीक है। बिहार बोर्ड में जो बोला जाता है ना, बिहार बोर्ड में अगर पूछा जाता है कुट फल के बारे में, इनमें से कौन सा कुट फल है, यानी सेब क्या है, कुट फल है, याद रहेगा। सिर्फ अगर हम लोग पुष्प के अन्य भाग, यानी पुष्पासन ले लेगा, कोई सा भी भाग ले लेगा, पुष्पवरण ले लेगा, अन्य भाग का हेल्प ले रहा है तो आभासी फल। अगर सिर्फ अंडाशय से ले रहा है तो सत्य फल, ठीक है सर। फल के बारे में पढ़े, आगे देखते हैं अगला टॉपिक, अनिषेक फलन, पार्थिनोकार्पिक। अनिषेक फलन क्या है सर, इसको हम समझने के लिए गुड़हल का पुष्प बनाना होगा, ठीक है। ये पुष्प है अपन का, पुष्प के अंदर क्या होता है भाई, बीजांड होते हैं। क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। ये सब बीजांड है मान लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, बाहर से आया पराग, इन्होंने क्या किया, वर्तिकाग्र में टच किया, लेकिन अंकुरित नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, अंकुरित नहीं हुआ, टच किया। और अंडाशय जो है, अंडाशय फल में परिवर्तित हो गया। अंकुरित नहीं हुआ है, लेकिन टच करने के बाद अंडाशय फल में बदल गया। उसके बाद टच नहीं हुआ तो क्या निषेचन होगा, क्योंकि परागन जाएगा किसमें, बीजांड द्वार होते हुए जाएगा कहां तक, भ्रूण कोश में जाएगा। भ्रूण कोश में कहा, एक तो नर युग्मक, मादा युग्मक, तभी बीजांड बीज में परिवर्तित होगा। यानी टच किया, फल अंडाशय फल में बदल गया, यानी निषेचन
निषेचन निषेचन नहीं हुआ। अगर निषेचन नहीं हुआ तो क्या बीज बनेगा? बीज भी नहीं बना। ऐसी फल को हम लोग क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ? जब ये परागण टच किया ना तो कुछ क्या हुआ? तो एक रसायन होता है, रसायनोवर्तन होता है जिसको हम लोग ऑक्सिन बोलते हैं। ऑक्सिन ऑक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है जिसमें अंडा से फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडा से फल में परिवर्तित हो जाता है। अनिषेक फलन क्या है? एक तो ये बिना निषेचन का क्या होते हैं? फल में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें बीज भी नहीं बनते, ठीक है। अनिषेक फलन इसे बोलते हैं, ठीक है। अनिषेक फलन का डेफिनेशन आप कमेंट में बताइए, कैसे लिखेंगे आप कमेंट में बताइए। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं असंजनन। अब असंजनन क्या है सर? आइए देखते हैं। ये हम लोग अंडा से, ठीक है। अब देखिए अभी आपका माथा चकरा जाएगा। यह आया परागण, ठीक। आके ये भी टच किया लेकिन अंकुरित ये भी नहीं हुआ, अंकुरित नहीं हुआ। बीजांड किसमें? अंडा से, अंडा से फल में परिवर्तित हो गया, इसमें भी, ठीक है। अंडा से फल में परिवर्तित हो गया। अब देखिए अंडा से फल में परिवर्तित, अगर ये अंकुरित हुआ नहीं तो क्या निषेचन होगा? यानी निषेचन भी नहीं हुआ, इसमें निषेचन भी नहीं हुआ। लेकिन सर इसमें एक कांड हो गया। कांड क्या हो गया? बीजांड ना, बीजांड बीज में परिवर्तित हो गया। किसमें? ये कांड हो गया। भाई सेम तो सब था, अंकुरित नहीं हुआ परागण, लेकिन अंडा से फल में बदल गया, निषेचन नहीं हुआ, बीज का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक उल्टा चीज हो रहा है, बीजांड बीज में बदल रहा है। ये जो क्रिया है ना, ये एक आलैंगिक जनन करता है। क्या? आलैंगिक जनन होता है, ठीक है। लेकिन नकल, ये जो नकल कर रहा है ना, नकल किसके जैसा? लैंगिक जनन के जैसा नकल कर रहा है। किसके जैसा? लैंगिक जनन के जैसा। क्या हम लोग परिभाषा में लिख सकते हैं? असंग जनन एक अलैंगिक प्रक्रिया है जो लैंगिक जनन जैसा कार्य करता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन 2 नंबर में पूछेगा तो आप लोग इसका डेफिनेशन, आपको मैं सब्जेक्टिव का जितना भी वीडियो है बिहार बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट, उसके लिए अलग आएगा, और आपका क्या एमसीक्यू का वीडियो अलग आएगा। यानी ये अलैंगिक जनन, लेकिन नकल किसका कर रहा है? लैंगिक जनन कर रहा है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं? असंग जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंग जनन बोलते हैं। और 2 टॉपिक है हम लोग का। एक तो है हम लोग पास द्विगुणित बीजाणुता। द्विगुणित बीजाणुता अब क्या है सर? इसको समझना सर, आपको असंग जनन थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा इसको समझोगे तो। ये अपना, ये है हम लोग के पास बीजांड का शरीर, ठीक है सर। ये है हम लोग के पास भ्रूण कोश, बीजांड का शरीर है, याद रखिए। अब क्या होगा, मैं आपको इसको समझाता हूं, सिंपल भाषा में समझाता हूं। बीजांड का शरीर में क्या होते हैं? बीजांड काय होते हैं। क्या होते हैं? बीजांड काय होते हैं। आप लोगों को पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, बीजांड काय। अब ये बीजांड काय होते हैं? अब मैं बोला था यह कोशिका मिलता है द्विगुणित 2n का, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये द्विगुणित था,
इसको हम लोग किए थे अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस किए थे। तो ये क्या बना था, 4 कोशिकाओं में विभक्त हुआ था आगुनित। इसमें से 3 कोशिका क्या हुआ था सर, नष्ट हो गया था। एक कोशिका बता था जिसको हम लोग क्या बोले थे, क्रियाशील गुरु बीजाणु बोले थे, क्रियाशील गुरु बीजाणु बोले थे। ठीक है सर। अब ना ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को हम लोग अर्धसूत्री विभाजन नहीं करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन नहीं करेंगे। ये क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें केंद्र है। ठीक है। आप सोचिए इसके ऊपर अगर हम लोग कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति चढ़ा दे, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति चढ़ा दे, तो क्या ये युग्मनज जैसा कार्य नहीं करेगा, युग्मनज कोशिका के ऊपर कोशिका, अगर ये युग्मनज के जैसा कार्य करेगा तो ये क्या भ्रूण पोष नहीं बनेगा, भ्रूण पोष। क्यों भ्रूण पोष बनेगा, भाई युग्मनज आके भ्रूण का निर्माण करेगा, और भ्रूण को पोषण कौन देता है भाई, भ्रूण को पोषण भ्रूण पोष देता है। यानी ये क्या होते हैं, इसी को बोलते हैं द्विगुणित बीजाणुता। कैसे बना, कैसे बना देखिए, पहले तो युग्मनज भ्रूण में बदला और भ्रूण पोष बना। क्या किया हम लोग, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को अर्धसूत्री विभाजन नहीं किए, उसके ऊपर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति उसके केंद्र के ऊपर चढ़ा दिए, तो केंद्र क्या बना, एक कोशिका में बदला जो हम लोग युग्मनज के जैसा कार्य कर रहे हैं। ठीक है। ये क्या है हम लोग का द्विगुणितता, द्विगुणित बीजाणुता। ठीक है। आगे लास्ट हम लोग टॉपिक है अब बीजाणुता। क्या, अब बीजाणुता। अब बीजाणुता क्या है सर, देखिए ये हम लोग के पास ठीक है, ठीक, यहां क्या मिलता है, यहां मिलता है हम लोग का बीजांड का है, और ये हम लोग का क्या है भाई, अध्यावरण है। क्या है, अध्यावरण। और अध्यावरण के ऊपर भी हम लोग का क्या पाया जाता है, कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका पाया जाता है। अब देखिए ये अध्यावरण की कोशिका क्या करेगा, अंदर आएगा, अंदर आके बीजांड काय के ऊपर चढ़ेगा। अब बीजांड काय के ऊपर चढ़ रहा है, यानी कोशिका के ऊपर कोशिका, केंद्र के ऊपर केंद्र, यानी कोशिका बन रहा है। अब देखिए ये भी तो युग्मनज की तरह काम करेगा, युग्मनज की तरह कार्य करेगा, और ऊपर क्या बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा, यानी बहुत सारे भ्रूण का निर्माण कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब बीजाणुता, बहुभ्रूणता। ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, यानी आज हम लोग का कंटेंट इतना ही था। कंटेंट में क्या पढ़े, असंग जनन पढ़े, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या है, यानी बिना बीज का फल, जिसमें क्या अंकुरित नहीं होता है, अंडाशय फल में बदल जाता है। वही असंग जनन पढ़े, जो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, लेकिन लैंगिक जनन का नकल करता है। ठीक है। पहले उससे पहले हम लोग पढ़े फल के प्रकार, सत्य फल, आभासी फल। ठीक है। आप क्या कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए। वीडियो को वॉच करने के बाद आप एनसीईआरटी देखिए। एनसीईआरटी देखने के बाद आपके लिए मैं लाऊंगा कल वीडियो, कौन सा, एमसीक्यू का वीडियो लाऊंगा। 50 एमसीक्यू लाऊंगा। किससे, पुष्पी पादपों में लेंगे चैप्टर 2, चैप्टर 2। इससे हम लोग 50 एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू। उसके बाद इसी में हम लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्या प्रीवियस हो, क्या हो, वीवीआई हो, हम लोग के वीवीआई। और इसमें से जो 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे सर, अगर आप मेरे पार्ट, यानी 5 पार्ट है ये पांचों पार्ट देख के आइएगा, तो आपको एक भी एमसीक्यू याद नहीं करना पड़ेगा, एमसीक्यू। ठीक है सर। आप कुछ मत कीजिए, वीडियो देखिए, एनसीईआरटी रीडिंग मारिए, और वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाया हूँ ये थ्योरी जो वाला क्लास नहीं, ये डायग्राम बेसिस क्लास है, पूरा लिखाने का क्लास नहीं। आपको अगर लिखना है सब्जेक्टिव, तो आप ना
आप क्या कीजिएगा, एमसीक्यू की क्लास के बाद एक क्लास मेरा और आएगा जो क्या पुष्पी पादपों में जंगी जन्म का सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव लिखने का टेंशन वहां खत्म करा दूंगा मैं आपका। अनिश्चित फलन का परिभाषा, आसंग जनन का परिभाषा, सत्यफल, कूटफल, ये सब का परिभाषा उदाहरण आपको सही से मैं वहां भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी आपको क्या करना है, वीडियो वॉच करके सब्सक्राइब कर देना है और आपके जितने भी दोस्त यार हैं उसको भी आप वीडियो पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।